हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव की ऑनलाइन क्लासेस में। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी साथियों का मोस्ट वेलकम है। सभी को गुड इवनिंग है। माई सेल्फ विकास कुमार सभी प्यारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं यहाँ पर। और आज अपन जो देखने वाले हैं टॉपिक, और वो अपना टॉपिक रहने वाला है HIV का। और उस HIV के टॉपिक में भी अपन स्पेशली जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बात करने वाले हैं HIV के लाइफ साइकिल के बारे में अपन बात करेंगे। ओके डियर, तो सभी के सभी साथी एक बार फटाफट से आ जाइएगा। अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, गुड इवनिंग है डियर। श्रद्धांजलि जी, पूर्णिमा जी और श्वेता जी, गुड इवनिंग है सभी को। देखिएगा, यहाँ पर अपन जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ये क्लासेज अपनी टोटली बेस्ड रहेगी जो अपना नोरसेट 2023 आने वाला है। इसके अलावा जितने भी अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम होने वाली है, उन सभी के लिए डेडिकेटेड जो अपना ये टारगेट रहेगा, ये पूरा का पूरा जो अपना कोर्स रहेगा वो टोटली डेडिकेटेड है अपना नॉर्सेट एम्स। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है उनको बेस मानते हुए अपन ये कोर्स की अपन स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें अपन जो बात करेंगे आज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डिजीज है, जिससे हर एग्जाम में, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। ओके, तो यहां से अपन सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं, जो अपना टॉपिक है उसकी बात करते हैं कि HIV का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है, कैसे होता है। हम यहाँ पर बात करने वाले हैं HIV के लाइफ साइकिल के बारे में। पूरी वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से क्लियर ये कर दूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी और कुछ भूल जाए, लेकिन HIV का लाइफ साइकिल कभी भी नहीं भूलेंगे। ये मेरा आपसे वादा है पूरा। तो आपको एक ही जरूरत है, एक ही सपोर्ट करने की जरूरत है कि बस आप है ना अगले 40 से 50 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। यहां से अपन स्टार्ट करने वाले हैं HIV के बारे में। कुछ बेसिक जानकारी अपन ले लेते हैं कि सर ये HIV है क्या चीज, है ना। तो अगर अपन बात करें, एक होती है HIV और एक होता है एड्स। सबसे पहले मैं अगर अपन बात करते हैं HIV के बारे में, और दूसरी चीज होती है एड्स। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि बताइए HIV एड्स जो है वो एक ही है या फिर अलग अलग है, पहला ही क्वेश्चन तो ये है कि अपने सामने एक वर्ड है HIV और दूसरा वर्ड जो है एड्स, क्या ये दोनों सेम है या फिर अलग अलग है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, वो अपना आंसर रहेगा टोटली डिफरेंट। ओके, ये क्या है, बिल्कुल टोटली क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों आपस में अलग है, दोनों सेम नहीं है। दोनों क्या नहीं है भैया जी, दोनों यहां पर ये सेम नहीं है। HIV एक अलग चीज है, एड्स एक अलग चीज है। क्या डिफरेंस है, क्या इसके अंदर अंतर है, वो अपन देखेंगे। HIV की जब अपन बात करते हैं तो HIV क्या कहता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, ये एक प्रकार का वायरस होता है जो अपनी ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यहां पर अपन ने डेफिशिएंसी वर्ड जोड़ा है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहां पर अपनी बॉडी की, पर्सन्स की बॉडी की, या जो भी संक्रमित व्यक्ति होता है उसकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, प्रतिरक्षा जो जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। इसलिए अपन ने डेफिशिएंसी यहां पर वर्ड जोड़ा है लाइक दिस। इसके अलावा अपन बात करते हैं एड्स के बारे में। तो एड्स क्या है, एड्स एक प्रकार का सिंड्रोम है, मतलब मल्टीपल डिजीजेज इसके अंतर्गत हो जाती है। लेट्स सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यहां पर अपन ने सिंड्रोम बोला है। सिंड्रोम क्यों बोला है, सिंड्रोम अपन यूज करते हैं ग्रुप ऑफ डिजीजेज के लिए। यहां पर जो सिंड्रोम वर्ड यूज लेते हैं उसका मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीजेज। अब ये कब होती है, कैसे होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे किसके बारे में, HIV के बारे में। तो HIV क्या होता है, अपन बोलते हैं कि HIV पॉजिटिव है, एड्स हो गया है, तो ये दोनों चीजें अलग है। अगर अपन किसी पर्सन के लिए ये बोल रहे हैं कि भैया तू HIV पॉजिटिव है,
जब अपन क्या करवाते हैं, लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, चाहे कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट अपन करवा रहे हैं या कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करवा रहे हैं, या जैसे कि कोई भी डिलीवरी वगैरह हो रही है या फिर कोई भी सर्जरी अगर अपन करवा रहे हैं, तो उसमें अपन डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं। उनमें से एक और इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन होता है HIV का। तो HIV अगर उसकी पेशेंट की फाइल पर लिखा हुआ है HIV पॉजिटिव, दैट मीन्स वो उसको क्या हो गया है, एड्स हो गया है या फिर HIV पॉजिटिव है। इसका मतलब HIV पॉजिटिव है, ये अपन श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि उसको एड्स हो गया है। HIV पॉजिटिव अगर फाइल पर लिखा हुआ है तो उसका ये मतलब है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो HIV पॉजिटिव जिसकी पेशेंट की फाइल पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो अपना HIV वायरस है, वो वायरस क्या हो गया है, वो वायरस अपना HIV वायरस पर्सन्स की बॉडी में क्या हो गया है, एंटर हो गया है। उसको अपन क्या बोलेंगे, यहां पर पर्सन्स की बॉडी में HIV वायरस की क्या हो गई है, एंट्री हो गई है, दैट इज कॉल्ड HIV पॉजिटिव। ओके, यहां पर एड्स नहीं हुआ है। यहां पर जब अपन एड्स की बात करते हैं तो एड्स किसको बोलेंगे, एड्स उसको बोलेंगे जब यहां पर मल्टीपल, एक तरीके से जब HIV पॉजिटिव होने के बाद में अपनी जो इम्यूनिटी है, ओके, इम्यूनिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, अब अपन यह नहीं कह सकते कि इम्यूनिटी डिक्रीज होने का मतलब कि एड्स हो गया। ऐसे बहुत सारे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज होती है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। अगर अपन बात करते हैं अपनी ब्लड की, तो ब्लड में अपने को डिफरेंट टाइप की सेल्स देखने को मिलती है। कौन कौन सी सेल्स होती है देखिएगा, एक तो अपनी RBC सेल्स होती है, दूसरी अपनी WBC सेल्स होती है, तीसरी अपनी कौन सी होती है, प्लेटिलेट सेल्स होती है। ओके, 3 टाइप की अपनी सेल्स होती है ब्लड के अंदर। इनमें अगर अपन बात करें अपना जो बॉडीगार्ड होता है ब्लड के अंदर, तो अपना बॉडीगार्ड जो होता है वो कौन होता है, WBC होती है। ओके, इस WBC को अपन 2 टाइप से अपन यहां पर बांट सकते हैं। ओके, 2 टाइप से बांट सकते हैं। एक तो जो इम्यूनिटी बनाती है, ओके, एक तो इम्यूनिटी बनाती है मतलब ऐसे जो अपनी इम्यूनोसाइट्स होती है, जो एंटीबॉडी बनाती है, और दूसरी कौन सी, जो अपनी जो भी अपनी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन बॉडी होते हैं उनको किल करने का काम करती है। मतलब कि वो कौन सी हो सकती है, वो 2 टाइप की हो सकती है। वो फेगोसाइट्स हो सकती है पहला नंबर की। दूसरी नंबर की जो होती है वो कौन सी हो सकती है, वो अपनी इम्यूनोसाइट्स हो सकती है। समझे कि नहीं समझे, यहां पर अपन बात करते हैं 2 मेन टाइप की होती है। इसके आगे जब अपन बात करते हैं, ये जो अपनी इम्यूनोसाइट्स होती है मतलब अपनी पूरी इम्यूनिटी का ये अपना काम करती है। ओके, इम्यूनोसाइट्स में अपन मेनली अगर बात करते हैं तो अपनी कौन सी सेल्स आती है, लिम्फोसाइट्स। कौन सी, लिम्फोसाइट्स। अब ये जो अपनी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स होती है, एक प्रकार की WBC का ही टाइप होता है। ये अपने टोटली मेन प्रकार से, मुख्य प्रकार से 2 प्रकार की होती है। ओके, एक तो लिम्फोसाइट आपने सुना होगा बी लिम्फोसाइट होती है, और एक आपने नाम सुना होगा टी लिम्फोसाइट्स। ओके, जो लिम्फोसाइट्स होती है 2 प्रकार की हो गई सर, एक तो बी लिम्फोसाइट्स और एक हो गई टी लिम्फोसाइट्स। यहां पर जो बी लिम्फोसाइट होती है वो क्या होती है, वो अपनी इम्यूनिटी बनाती है। ओके, इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट्स होती है, एक प्रकार से अपन इनको बोल सकते हैं थाइमस सेल्स होती है। क्या होती है, ये थाइमस सेल्स होती है। क्लियर, यस और नो। इसके अलावा जो अपनी बी सेल्स होती है वो अपनी क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। किसका फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन। ओके, अब इसके अलावा जब अपन बात करते हैं किसके, टी लिम्फोसाइट्स की, तो टी लिम्फोसाइट्स भी 2 प्रकार की होती है। ये अपनी टी लिम्फोसाइट्स भैया जी 2 प्रकार की हो गई, एक तो CD4 सेल्स बोलते हैं और एक CD8 सेल्स बोलते हैं। यहां पर जो CD4 सेल्स जिसको अपन ने नाम दिया है, इसी सेल्स को एक दूसरे नाम से जाना जाता है। आपने नाम सुना होगा टी हेल्पर सेल। ओके, टी हेल्पर सेल्स का मतलब है कि ये सहायता करने वाली सेल्स होती है। कोई भी अपनी इम्यूनिटी यदि कमजोर हो गई है, कोई भी अपनी ब्लड में कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आ गया है, तो अब एक तरीके से अपने को बीमार होने से बचाने के में हेल्प करती है।
अगर इसके अगेंस्ट अपन CD8 सेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो ये प्रकार की ऐसे प्रकार की सेल्स होती है, ये क्या करती है, किलिंग पावर रखती है। फेगोसाइट्स सेल्स इसको अपन बोलते हैं, या साइटोटॉक्सिक सेल्स अपन बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स अपन बोल सकते हैं। और दूसरी भाषा में अगर अपन बात करें तो सर इसको अपन किलर सेल बोल सकते हैं। क्या, देखो नाम से ही अपने को पता चल रहा है किलर, मतलब कि ये फॉरेन पार्टिकल इसको जैसे ही दिखा कुछ भी नहीं सोचेगी, कुछ भी नहीं समझेगी कि ये अपने लिए हार्मफुल है या फिर हेल्पफुल है, कुछ भी नहीं देखेगी, डायरेक्ट उसको क्या कर देगी, किल कर देगी, डायरेक्ट उस पर अटैक करेगी। कौन, CD8 सेल्स। ओके, जो एक प्रकार की T सेल्स अपने यहां पर होती है। दूसरी साइड में अगर अपन बात करें CD4 सेल्स की, जो एक प्रकार की हेल्पर सेल्स होती है, HIV वायरस की सबसे फेवरेट और सबसे पसंदीदा जो सेल्स होती है। HIV वायरस को अपनी बॉडी में एक ही सेल पसंद है, इतने सारी सेल्स में सिर्फ एक CD4 सेल्स पसंद आती है इसको, और डायरेक्ट इसको क्या करता है, यहां पर अटैक करता है। तो यहां पर जो HIV वायरस है, HIV वायरस किस पे अटैक करता है, HIV वायरस डायरेक्ट, HIV वायरस जो है वो डायरेक्ट अटैक करता है किस पर, हेल्पर सेल पर। हेल्पर सेल कौन है, CD4 सेल है। ओके, तो यहां पर अटैक कौन कर रहा है, अटैक कर रहा है HIV वायरस। CD4 सेल्स के काउंट को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अब यहां पर अपन बात करते हैं सर कितना डिक्रीज कर दे, या नॉर्मल वैल्यू इसकी क्या होती है, वो अपन यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूं CD4 सेल्स। ओके, दूसरी आपसे बात करूं CD8 सेल। तो यहां पर जो CD4 सेल्स होती है वो थोड़ी काउंट में कम होती है, लगभग यहां पर 150 से लेकर के 400 पर mm³ होती है। 400 से 150 से लेकर के 400 पर mm³ ये होती है, जबकि CD4 सेल्स जो होती है वो अपने यहां पर कितनी होती है, लगभग 500 से लेकर के 1200 पर mm³ होती है पूरे ब्लड में। ओके, पर mm³ में ये होती है। अब यहां पर अपन एक बात करेंगे कि यहां पर CD4 और CD8 जो सेल्स है उनका अपन क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, रेशो चेक करेंगे, और उसी के आधार पर अपन ये डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को CD4 सेल काउंट कम हुआ है तो इसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए। ओके, तो यहां पर अपन देखेंगे CD4 और CD8 सेल्स का जो रेशो है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए। तो देखो नॉर्मली यहां पर ये 1 से लेकर के 4 होना चाहिए, 1 से लेकर के 4 होना चाहिए। लेकिन होता है, लेकिन यहां पर अगर मान लो बाई चांस, अगर मान लो यहां पर 1 से कम हो गया, 1 से कम हो गया तो अपन क्या बोलेंगे, अगर लेस देन 1 हो गया यहां पर दोनों का रेशो, तो उस टाइम यहां पर अपन बोलेंगे जो पर्सन है उसकी जो इम्यूनिटी है वो इम्यूनिटी क्या हो गई है, बिल्कुल लो हो गई है, डिक्रीज हो गई है, डाउन हो गई है, क्या हो गई है, और वो फर्दर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन लेने के लिए बिल्कुल ससेप्टिबल बन गया है। कोई सा भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन भी उसको फैल सकता है। ओके, तो यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर मान लो ये रेशो, अगर मान लो ये रेशो कितने से ज्यादा हो जाए, 2 या फिर 2 से ज्यादा हो जाए, तो उसको अपन बोलेंगे ऐसा पर्सन जो है वो स्ट्रोंग है, उसकी इम्यूनिटी क्या है, उसकी इम्यूनिटी भैया जी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। इम्यूनिटी क्या है, स्ट्रोंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग यहां पर मानी जाएगी। अब यहां पर अगर अपन बात करें कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें अपन क्या बोलेंगे, उस पर्सन को एड्स बोलेंगे कि उसको एड्स हो गया है, तो यहां पर देखो टोटली डिफरेंट है। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो भाई, समझ में आ रहा है? तो यहां पर अपन देखेंगे एड्स जो है एक प्रकार से अपन यहां पर इम्यूनिटी क्या हो जाती है, एड्स के अंदर इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाता है, जो अपनी CD4 सेल्स होती है उसका काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। कितने से कम हो जाए, नॉर्मल अपन बात कर रहे हैं 500 से लेकर के 1200 पर mm³ इसका क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू होता है। लेकिन अगर
CD4 सेल काउंट जो है वो लेस देन 200 यदि हो जाए पर mm3, तो ऐसी कंडीशंस में अपन पर्सन्स को बोल सकते हैं कि इसको क्या हो गया है, एड्स हो गया है। क्या क्या हो गया है, एड्स हो गया है। यस और नो? अरे बोलो भाई। वीडियो पॉज हो रहा है तो आपकी तरफ से देखिएगा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है कुछ भी वजह से। ओके, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं CD4 और CD8 सेल्स की बात अपन ने कर ली। इसके बाद में अपन क्या देखने वाले हैं, देखिए यहां पर अगर अपन बात करें HIV वायरस की, तो जो HIV का वायरस होता है बहुत छोटा होता है। ओके, HIV का वायरस जो होता है, HIV वायरस, वो बहुत ही छोटा होता है। अगर अपन बात करते हैं इसकी प्रेजेंस की, इसकी कंसंट्रेशन की, ओके, तो HIV वायरस की जो कंसंट्रेशन होती है वो सबसे ज्यादा कहां होती है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर पाया जाता है, ये ब्लड में पाया जाता है। ओके, अगर पाया जाएगा तो ब्लड में पाया जाएगा, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन अपने को ब्लड में देखने को मिलती है। उसके बाद में यहां पर अपने को सीमन में देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद में सीमन में देखने को मिलेगी। इसके बाद में CSF, जैसे कि CSF में अपने को देखने को मिलेगी, डिफरेंट टाइप से अपन यहां पर देख सकते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर मौजूद हुई, ब्लड के अंदर, उसके बाद में सीमन के अंदर। तो यहां पर 2 क्वेश्चन पुटअप होते हैं और कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं जिनको अपन रेगुलर क्लासेस में उनको डिस्कस करेंगे। प्रीवियस एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस पुटअप हो चुके हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास अपन उसको सबको लपेटेंगे। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको इस दौरान 2023 की तैयारी के दौरान, यदि आप भी सोच रहे हैं कि नर्सिंग ऑफिसर हम भी बन जाएं, तो जुड़ जाइएगा फटाफट से, क्योंकि मैं आपको पूरा एक 1-to-1 जो की पॉइंट है, पूरा का पूरा कम्युनिटी और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग जो अपनी फंडामेंटल है, बिल्कुल जो अपना नींव है, जो अपना बेस है, वो पूरा का पूरा अंगुलियों पर करवा दूंगा। और वहां से अपने बोर्ड नोट से एक सिंगल लाइन एग्जाम के बाहर नहीं जाने दूंगा। ओके, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो HIV कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे, ब्लड में सबसे ज्यादा होता है, सीमन में उससे कम होता है, CSF में उससे कम होता है, धीरे धीरे ये कम होने लगे जाता है। यहां पर 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ HIV ट्रांसमिशन। HIV ट्रांसमिशन होने का, या फिर बोले मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबसे कॉमन कौन सा होता है, तो फिर अपना जवाब जाएगा, जवाब कौन सा जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। ओके, क्या जवाब जाएगा, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जवाब जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस प्रकार से हो कि मोस्ट रिस्की, ओके, मोस्ट रिस्की ट्रांसमिशन ऑफ HIV, तो उसके लिए जवाब जाएगा, जवाब यहां पर चेंज हो जाएगा और जवाब जो अपना होगा यहां पर क्या होगा, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहां पर सही जवाब अपना हो जाएगा। इंपॉर्टेंट, इसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिनको अपन यहां पर डील नहीं करेंगे, रेगुलर क्लासेस में अपन उनको डील करेंगे। यहां पर अपन देखिएगा एक चीज जो अपन डिस्कस करने वाले हैं कि जो अपना HIV वायरस है उसका लाइफ साइकिल क्या होता है, वो अपन यहां पर डील करेंगे। तो लाइफ साइकिल को समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बेसिक्स चीजों की जरूरत होती है जिनको मैं यहां पर आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसके बारे में, लाइफ साइकिल के बारे में, तो लाइफ साइकिल के बारे में इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां पर स्ट्रक्चर बताऊंगा। ओके, और स्ट्रक्चर बताने के बाद में ही अपन यहां पर आगे बढ़ेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम्स उसके अंतर्गत होते हैं, उनको अपन डील करेंगे। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले अगर लाइफ साइकिल की अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंतर्गत देखिएगा, लाइफ साइकिल की यहां पर अपन बात कर रहे हैं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV। लाइफ साइकिल ऑफ HIV में सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात क्या है,
सबसे जरूरी बात क्या है, कुछ किसी भी चीज को समझने के लिए अपने पास वो सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए कि इस काम को चलाने के लिए अपने पास जरूरी जो सामान है वो है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल को चलाने के लिए, HIV के लाइफ साइकिल को जनरेट करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर अपन देखेंगे। तो इसके अंतर्गत कितने एंजाइम होते हैं बता दीजिएगा। 3 एंजाइम इसके अंतर्गत होते हैं। वो 3 एंजाइम कौन कौन से होते हैं, रिप के नाम से आप याद रखेंगे उनको, किससे, रिप के नाम से। ओके, कौन कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है, इंटीग्रेज एंजाइम होता है और एक प्रोटीएज एंजाइम होता है। 3 प्रकार के यहां पर एंजाइम होते हैं। ओके, पहला देखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिएगा इंटीग्रेज एंजाइम, ओके, इंटीग्रेज एंजाइम। और तीसरे नंबर का जो एंजाइम है वो है प्रोटीएज। इन तीनों का अपनी जगह अलग अलग इंपॉर्टेंस है। तीनों एंजाइम अपनी अलग अलग जगह पे इनकी जरूरत पड़ती है और ये अपनी भागीदारी निभाते हैं और साइकिल पूरा होता है। इसके अलावा जब अपन बात करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो HIV का वायरस होता है वो एक प्रकार का RNA वायरस होता है। RNA वायरस होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA ये वायरस होता है। तो स्ट्रक्चर की बेसिक स्ट्रक्चर जो इसकी होती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। थोड़ा सा देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये अपन मान लेते हैं कि ये RNA के दोनों स्ट्रैंड है। दोनों स्ट्रैंड किसके हैं, RNA के हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम मान लीजिएगा रिवर्स क्रिप्टेज एंजाइम है, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। दूसरा मान लीजिएगा यहाँ पर ये एंजाइम जो है इंटीग्रेज एंजाइम है। और तीसरे प्रकार का एंजाइम जो यहाँ पर प्रेजेंट है ये अपना प्रोटीएज एंजाइम है। ओके, क्लियर दिख रहा है आपको, सबको विजिबल हो रहा है आई थिंक। इसके बाद में अगर अपन बात करें, यहाँ पर इसकी कवरिंग होती है। ये जो कवरिंग होती है इसको अपन बोलते हैं P24। ओके, इसको कवर करके कौन रखती है, P24। और इसके बाहर आउटर लेयर में कवरिंग, एक और कवरिंग लेयर होती है। ओके, और ये इसका क्या होता है, एनवेलप होता है। ओके, ये पूरे वायरस का क्या होता है, एनवेलप होता है इस प्रकार से। तो डिफरेंट टाइप के ये क्या हो गए, RNA स्ट्रैंड हो गए। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, दूसरी क्या है, ये सारे के सारे क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए। और P24 ये एक प्रकार का क्या है, एंटीजन, जिसको अपन अर्ली डिटेक्ट करते हैं इसका कंफर्मेशन करने के लिए। और इसका जो कवरिंग लेयर है ये वाला, इसको अपन क्या बोलते हैं, P17। ओके, ये इसका एनवेलप है और ये आउटर एनवेलप है। ओके, आउटर एनवेलप होता है। इस एनवेलप पे क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इस प्रकार से। ओके, क्या होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं जो CD4 सेल्स को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसको ढूंढते हैं और क्या करते हैं, उसके अंदर घुस जाते हैं। क्यों घुस जाते हैं, सारी की सारी अपन बात करेंगे। वही तो अपन यहाँ पर सीख रहे हैं, लाइफ साइकिल क्या होता है। तो इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर होती है वायरस की, जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 120। ओके, और ये वाली स्ट्रक्चर जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन 41, ये क्या होते हैं, पेनिट्रेशन। जब CD4 सेल्स होती है, CD4 सेल्स में पेनिट्रेशन होता है, तो यही ग्लाइकोप्रोटीन पेनिट्रेट करते हैं फ्यूजन के बाद में, है ना। जब फ्यूजन होता है तो पेनिट्रेट करते हैं, जबकि ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो है वो क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है CD4 सेल्स को, उनको पहचानने का काम करती है। पहचान करने के बाद में ये बता देती है ग्लाइकोप्रोटीन को 41 को कि अब मेरा काम हो गया है, आपको जो करना है वो कर लीजिए।
ओके, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर सबको क्लियर है। स्ट्रक्चर के बाद में जब अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ये वायरस है, इसके पास में बाई चांस यदि किसी तरीके से अपनी बॉडी के अंदर, अपने ब्लड के अंदर क्या एंटर कर गया है यदि HIV वायरस, तो उसका टारगेट क्या रहेगा, उसकी मनपसंद सेल्स जो होती है CD4 सेल्स को ढूंढना रहेगा। वो डायरेक्ट पागल हो जाएगा कि मेरी CD4 सेल कहां पर है। तो ये पड़ी भाई CD4 सेल्स। यहां पर क्या होते हैं, CD4 सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, जिस प्रकार से अनोदर जो WBCs होती है उनके भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसी के भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। जब इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, तो रिसेप्टर्स का भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, एक पहला रिसेप्टर CCR5 और दूसरे प्रकार का CXCR4। ओके, दो प्रकार के ये रिसेप्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन करता है कौन, ग्लाइकोप्रोटीन। क्लियर है। CCR5 और CXCR4 ये दो प्रकार के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ये दोनों प्रकार के क्या हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो कहां पर लगे होते हैं, CD4 सेल्स पर लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं, बोल देना, प्रोटीन के बने होते हैं। ओके, रिसेप्टर्स प्रोटीन के बने होते हैं। क्या होगा, जैसे ही किसी कारणवश HIV एंटर किया ब्लड के अंदर, इसने क्या किया, काउंट, इसको आइडेंटिफिकेशन किया, किसको, CD4 सेल्स को। इसको आइडेंटिफिकेशन करने का काम किसका होता है, अपनी ग्लाइकोप्रोटीन जो 120 है उसका काम होता है। तो यहां पर ये भागते ही क्या करेगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी। तो पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा, पहला पॉइंट रहेगा आइडेंटिफिकेशन। क्या, आइडेंटिफिकेशन रहेगा। ये आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा भैया, ये आइडेंटिफिकेशन करेगा कौन, ग्लाइकोप्रोटीन 120 करेगी। ओके, अब यहां पर किसकी पहचान करेगी, तो आप बोल देना कि ये आइडेंटिफिकेशन करेगी जो रिसेप्टर्स CD4 सेल्स के लगे हैं उनकी पहचान करेगी। और ये कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, CCR5 और CXCR4। ये दो प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जिनकी पहचान करके ये आइडेंटिफाई कर लेगी कि हाँ भाई यही है अपना टारगेट, इसी को ही अपने को डाउन करना है और इसी को ही अपने को टारगेट बनाना है। क्लियर है। तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आगे आइडेंटिफिकेशन कर लिया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद में क्या होगा, जो अपनी ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो क्या हो जाएगी, अनफोल्ड हो जाएगी। ओके, ये फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, अभी अपन वीडियो के माध्यम से समझेंगे पूरा का पूरा। उसमें क्या होती है, ये अनफोल्ड होती है और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ ये क्या हो जाती है, वो फोल्डेड होती है और ये अनफोल्ड हो जाती है। और अनफोल्ड जैसे होगी तो अनफोल्ड होते ही ये क्या कर लेगी, फ्यूजन करेगी। तो यहां पर जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होता है दोनों का, इन दोनों का जैसे ही आइडेंटिफिकेशन होता है तो यहां पर क्या अटैचमेंट स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि ये दोनों आपस में जुड़े जाती है, मतलब अटैचमेंट हो गया। अटैचमेंट होने के बाद में क्या होगा भैया, फ्यूजन होगा। ओके, अटैचमेंट होने के बाद में क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन कैसे होगा, यहां पर पहचान हो गई, पहचान हो गई तो जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो पेनिट्रेट करेगी, इसको पेनिट्रेट करेगी, ये पेनिट्रेट करेगी CD4 सेल्स को। ओके, CD4 सेल्स को जैसे ही पेनिट्रेट करेगी अनफोल्ड होकर के, और इसी सारे के सारे प्रोसीजर को, प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। कि दोनों सेल्स के अंदर क्या हो गया है, फ्यूजन हो गया है, दोनों फ्यूज हो गई है और फ्यूज होकर के ये पूरा का पूरा उसमें क्या पेनिट्रेट करके इसमें एंटर कर जाता है। मतलब सीधा सा है, दो प्रकार की सेल अपने सामने है, एक तो HIV सेल है, HIV वायरस है ना, वायरस भी एक प्रकार की सेल है, और एक अपने पास CD4 सेल है। दोनों क्या है, दोनों अलग अलग सेल है, लेकिन पेनिट्रेशन के बाद में दोनों ही फ्यूजन होने के बाद में क्या हो जाती है, आपस में मर्ज हो जाती है। मर्ज का मतलब पूरा का पूरा जो अपनी CD4 सेल है, इस मान लो ये अपनी CD4 सेल है, इस CD4 सेल्स के अंदर क्या आ गए हैं, दोनों RNA, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड जो अपना RNA है वो अपना आ गया है, और इसके अलावा जो अपने एंजाइम्स है वो अपने यहाँ पर आ गए हैं। ओके, तो ये सारे के सारे दोनों मर्ज होकर के एक सेल बना लेते हैं। ओके, तो फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद में
फ्यूजन के बाद में जो HIV है और HIV के साथ में कौन है, CD4 सेल है, दोनों आपस में क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है। क्या हो जाती है, मर्ज हो जाती है, आपस में मिल जाती है और एक सेल बना लेती है। अब क्या होगा यहां पर, नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ये जो SsRNA है, सिंगल स्ट्रैंडेड जो RNA है, वो क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करेगा। अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करेगा मतलब क्या करेगा, रेप्लिकेशन करेगा। ये सुनो, रेप्लिकेशन करेगा तो रेप्लिकेशन कहां पर होगा भैया, न्यूक्लियस में होगा। और ध्यान देना, न्यूक्लियस में रेप्लिकेशन करने के लिए आरएनए की एंट्री नहीं है, उसका चालान हो जाएगा। इसीलिए ये आरएनए बहुत तेज है और क्या करता है, आरएनए अपने रूप बदल लेता है और ये सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए होता है वो किस में चेंज हो जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ओके, क्यों हो जाता है, क्या जरूरत पड़ी इसको, क्यों ये सब कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसको रेप्लिकेशन करना है। रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा और न्यूक्लियस में ओनली डीएनए की एंट्री अलाउ है, आरएनए की नहीं है, है ना। तो पहले ये डीएनए में चेंज होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना लेगा। कौन बना लेगा, जो आरएनए है। अब ये ऐसे ही कैसे बना लेगा, इसमें सहायता करेगा यहां पर अपना पहला एंजाइम जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, क्या बोला मैंने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम है, जो अपना पहला एंजाइम था, उसने यहां पर अपना पूरा काम कर दिया है कि लो भैया, मैं अभी तक काम नहीं आया था, मुझे जहां काम करना है, जो काम करना है मुझे काम में ले लो और मेरे को फ्री करो। तो यहां पर आरएनए से अपना डीएनए तैयार है। अब ये डीएनए क्या करता है, बन गया है, सही बात है, लेकिन अभी एक्टिवेट नहीं है, ये इनएक्टिव स्टेट में रहता है। जब जरूरत पड़ती है तब इसको एक्टिव किया जाता है। तो यहां पर इस डीएनए को क्या किया जाएगा, इसका एक्टिवेशन किया जाएगा। ओके, इसका एक्टिवेशन करने के लिए एक और एंजाइम की जरूरत पड़ती है और वो अपना जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम, अपना दूसरे नंबर का एंजाइम जिसका नाम है इंटीग्रेज एंजाइम। क्या नाम है उसका, इंटीग्रेज एंजाइम उसका नाम है, जो एक्टिवेट कर देगा। कैसे एक्टिवेट करेगा, मान लो यहां पर इस तरीके से क्या बन गया है, अपना डीएनए बन गया है। ओके, ये डीएनए बन गया है। क्या यहां पर देखो, यहां पर इस तरीके से पूरा का पूरा डीएनए स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहां पर अपने को क्या करना है, ध्यान देना है कि इसकी जो दोनों साइट है वो अभी तक भी एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होगी, जब यहां से इसका बंधन टूट जाएगा। मतलब कि ये क्या करेगा, इन दोनों किनारों से इसको बीच में से तोड़ेगा, इसको काटेगा। तो यहां पर इसकी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलेगी वो कैसी देखने को मिलेगी, वो इस प्रकार से देखने को मिलेगी। देखो इस प्रकार से। ओके, क्लियर है, यहां से इस प्रकार से अपने को देखने को ये मिल सकती है। ओके, समझे कि नहीं समझे, तो यहां पर क्लियर है, इस प्रकार से अपने को एक खुली स्ट्रक्चर, मतलब कि इनका जो कट यहां पर नहीं था वो कट यहां पर करवाता है और इसको एक तरीके से जो न्यूक्लियस की जो चैन, न्यूक्लियस के अंतर्गत जो चैन चल रही होती है उसमें ये ऐड उसको करने के लिए यहां पर एक्टिव कर देता है कि अब आप इस डीएनए की जो साइट है, जो ब्रांच है, उसको आप काम में ले सकते हैं। ओके, ये काम कौन करवाता है, इंटीग्रेज एंजाइम करवाता है। ये सोनो समझ में आ रहा है ना, इंटीग्रेज एंजाइम यहां पर ये इसको एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट करने के बाद में क्या होगा, एक्टिवेशन हो गया, ये क्या कर देता है, न्यूक्लियस की जो मेन चैन होती है उसमें जोड़ने के लिए ये सब करता है। ओके, जो अभी अपन एक प्रकार से उसमें वीडियो में देखेंगे। ओके, अब यहां पर क्या होता है, डीएनए बन गया, एक्टिवेशन हो गया, लास्ट में जाकर के क्या बनता है अपना mRNA। ओके, मैसेंजर आरएनए बनता है और ये mRNA क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए का काम है आरएनए बनेगा और क्या बनेगा, प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। यहां पर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा, प्रोटीन की जो चैन बनेगी, यहां पर प्रोटीन की हल्की फुल्की चैन नहीं बनेगी, यहां पर ये
लार्ज मतलब कि अपन बोल सकते हैं बड़ी चैन बनेगी। ओके, लार्ज बड़ी चैन यहां पर बनेगी प्रोटीन की। अब यहां पर बड़ी बड़ी चैन है तो उनको काम में लेना अपने बस की बात नहीं होती है, इसलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होता है। तो यहां पर बनी हुई प्रोटीन की चैन को अपन क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं, और ये काम यहां पर जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाएगा, बता दो अपना। तीसरे नंबर का जो एंजाइम है उसका नाम है प्रोटीएज एंजाइम। क्या क्या बोला मैंने, प्रोटीएज एंजाइम। तो क्या तीनों एंजाइम काम में आ गए हैं? बिल्कुल काम में आ गए हैं। प्रोटीन की जो लार्ज चेन है इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं कोर प्रोटीन। ओके, जो अपने बाद में काम में आती है नया आरएनए बनाने में। ओके, कोर प्रोटीन इसको बोलते हैं, मतलब कि फाइनली अपने पास कोर प्रोटीन का निर्माण हो जाता है, कोर प्रोटीन मिल जाती है, फिर से नया वायरस बनेगा। कैसे बनेगा? अब यहां पर कोर प्रोटीन बनने के बाद में फॉर्म दी न्यू वायरस। ओके, फॉर्म दी न्यू वायरस, नया वायरस यहां पर पनप जाएगा, बन जाएगा। और जैसे जैसे वायरस यहां पर वर्कलोड बढ़ता जाएगा, मतलब कि बोल सकते हैं सर वायरल लोड जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ध्यान देना, जैसे जैसे इंक्रीज होगा जो अपनी CD4 काउंट है वैसे वैसे क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। और फाइनली अपनी जो इम्यूनिटी है, ध्यान देना, फाइनली अपनी जो इम्यूनिटी है वो भी क्या होती जाएगी, वो भी डिक्रीज होती जाएगी। और जैसे ही अपनी इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी और अन्य जो इन्फेक्शन है उनको मौका मिल जाएगा कि भाई ये तो दुबला पतला आदमी है, ये तो इसकी इम्यूनिटी कमजोर है, चलो इसको ही मार लेते हैं। जैसे मान लो अपने ग्रुप में है जो है एक कमजोर आदमी है, और दुश्मन ने अगर हमला किया है दूसरे ग्रुप वाले ने, तो वो सबसे पहले किसको पकड़ेगा, बॉडी बिल्डर को पकड़ेगा क्या? नहीं, वो बॉडी बिल्डर को नहीं पकड़ेगा, वो पतले दुबले पतले मरीज को पकड़ेगा कि पहले इसको मार लेते हैं, ये कमजोर है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी अदर इन्फेक्शन होते हैं वो पहले यहाँ पर अटैक करते हैं इनकी बॉडी पर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ओके, OI उसको अपन बोलते हैं, क्या हो गया, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब यह होता है कि यहां पर मौका मिलते ही इन्फेक्शन कर देना, मौका मिलते ही अटैक कर देना, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। जो कई सारे हो सकते हैं, टीबी, जैसे मान लो HIV पेशेंट को टीबी हो गया, ओके, हल्का फुल्का बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, है ना, डेंगू हो गया, बहुत सारे ऐसे भागते ही उसके किसी प्रकार के रोग हो जाते हैं डिफरेंट टाइप के। ओके, सिंपल सा इन्फेक्शन हो गया तो वो सारे यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, ये उसी प्रकार से होता है। देखो, जो वायरल लोड बढ़ता है, वायरल लोड का मतलब वायरस का लेवल बढ़ता जा रहा है, ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से यदि मान लो पानी की बोतल है, पानी की बोतल में अगर भरी हुई है वो, और अगर उसके मैं नीचे अचानक से छेद कर दूं, है ना, और पानी को अपन क्या मान ले, CD4 काउंट मान ले, CD4 सेल्स मान ले, तो जैसे ही मैंने छेद किया वो अचानक से क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। एक हल्का छेद किया है तो धीरे धीरे आएगा, बड़ा छेद कर दिया है तो अचानक से आएगा। तो बड़ा छेद होने का मतलब है वायरल लोड बढ़ गया, इसलिए जल्दी से CD4 काउंट नीचे आएंगे और इन्फेक्शन इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन को बढ़ावा देगी। अगर इसके अलावा अगर अपन बात करें कि अगर मान लो इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट अपन ने ART स्टार्ट कर दी, एंटी जो रेट्रोवायरल थेरेपी होती है वो अपन ने यहाँ पर स्टार्ट कर दी, तो वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, उसको वो मैनेज कर सकते हैं। वो अपन कैसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, देखो यहां पर अपन ने जो स्टेजेस पढ़ी है इसकी, वो अपनी कौन कौन सी है। तो लाइफ साइकिल में अपन ने मेन जो स्टेप पढ़ी है वो देखिएगा। लाइफ साइकिल में अपन ने सबसे पहले क्या देखा, लाइफ साइकिल में अपन ने सबसे पहले, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन ने देखा अटैचमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट का मतलब यहां पर जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 है वो किसकी पहचान करेगी, CCR5 और CXCR4 की पहचान करेगी। ओके, रिसेप्टर्स की पहचान करेगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा, यहां पर उसका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। ओके, फ्यूजन किसका हो रहा है, जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी। क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, किसको करेगी, CD4 सेल्स को पेनिट्रेट करेगी, अंदर उसको
अंदर धंस जाएगी। नेक्स्ट नंबर थर्ड, ये सब हो गया। फिर काम में आया अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अपने काम में आया। किस काम में? आरएनए से डीएनए में बनाने में, आरएनए से डीएनए बनाने में काम में आया। नेक्स्ट नंबर 4 देखिएगा, इसके बाद में अपने इंटीग्रेज एंजाइम काम में आया। ओके, इंटीग्रेज एंजाइम काम में आया और यहां पर ये न्यूक्लियस में काम में आया। ओके, न्यूक्लियस में काम में आया। इंटीग्रेज की सहायता से अपन ने बने हुए डीएनए को क्या कर दिया? एक्टिवेट कर दिया। नंबर 5 अपने क्या काम में आया? प्रोटीएज एंजाइम। ओके, प्रोटीएज एंजाइम से अपन क्या समझते हैं? यहां पर प्रोटीन का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ? ओके, प्रोटीन का निर्माण हुआ, नया आरएनए बना और नए वायरस का निर्माण हुआ। अब यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? इसका इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, जब अपन एआरटी चलाते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी चलाते हैं, वो इसी पर बेस है, इसी पर बेस है। यदि आपको लाइफ साइकिल आ गया है, अच्छे से याद है, अच्छे से दिमाग में फिट है, तो आपको एआरटी रटने की जरूरत नहीं है, मात्र ड्रग का नाम याद रखना है। देखो, 5 तरीके से अपन एचआईवी का इलाज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जो क्या कर दे? जो अटैचमेंट को रोक दे, जो अटैचमेंट को रोक दे। मतलब कि वहां पर अपन क्या देंगे? प्रोटीन रिसेप्टर्स जो होते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर इनहिबिटर देते हैं, प्रोटीन रिसेप्टर इनहिबिटर वहां पर दे देते हैं, जो क्या कर देते हैं? इस ग्लाइकोप्रोटीन 120 को जो ये पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, इसको पहचानने ही नहीं देता है। तो पहचान ही नहीं होगी तो CD4 सेल से अटैचमेंट नहीं होगा। दूसरा, अगर मान लो अटैचमेंट हो भी गया तो अपन क्या करते हैं? यहां पर GP41 ग्लाइकोप्रोटीन 41 इनहिबिटर्स यहां पर अपन दे देते हैं, जो पेनिट्रेशन यानी कि अनफोल्ड नहीं होगा, पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तीसरा बात करें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अगर मान लो पेनिट्रेशन हो भी गया है तो वो आरएनए जो बना हुआ है वो डीएनए में चेंज नहीं होगा, डीएनए में चेंज नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? रेप्लिकेशन नहीं होगा, है ना। तो यहां पर अगर अपन ने इस स्टेज में एआरटी स्टार्ट कर दी है तो रेप्लिकेशन नहीं होगा भैया जी, रेप्लिकेशन नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा। ओके, और ये स्टेज यहीं पे रह जाएगी। ओके, और CD4 काउंट कम नहीं होंगे। दूसरा, मान लो डीएनए बन गया है और इंटीग्रेज इनहिबिटर्स यदि अपन ने दे दिया है तो क्या होगा? जो बना हुआ डीएनए उसका एक्टिवेशन ही नहीं होगा, एक्टिवेशन ही नहीं होगा तो वो किसी काम का नहीं है। दूसरा, अगर मान लो एक्टिवेट भी हो गया है, लंबे बड़े बड़े प्रोटीन के टुकड़े भी बना दिए हैं तो भी कुछ नहीं होगा। यहां पर अपन क्या कर सकते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटीन इनहिबिटर्स यहां पर अपन दे सकते हैं, जिससे कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में जो प्रोटीएज एंजाइम इनहिबिटर्स है वो क्या करेंगे? उनको इनहिबिट कर देगा, छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटेगा प्रोटीन को, तो नया वायरस नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से अपन एआरटी दे करके क्या कर सकते हैं? उसको इस प्रकार से अपन चालू कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आया ना। इसको अपन एक वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो एचआईवी का वायरस है वो कैसे अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और एंटर करने के बाद में सारी की सारी साइकिल है, अटैचमेंट है, फ्यूजन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, इंटीग्रेज है, प्रोटीएज है, ये इसको कैसे मैनेज करता है। ओके, चलो वीडियो के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पर रखिएगा। ओके, लेट्स सी, प्ले करिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसी भी माध्यम से अपनी बॉडी के अंदर, किसी भी माध्यम से अगर अपनी बॉडी के अंदर एचआईवी वायरस ने एंट्री कर दी है, किसी भी माध्यम से आ गई है, डिफरेंट टाइप की सेल्स यहाँ पर नजर आ रही है। मान लो यहाँ पर एंटर कर गया वायरस, एंटर करने के बाद में आप देख पा रहे हैं इस वायरस के चारों तरफ डिफरेंट टाइप की सेल आप देख पा रहे हैं। आरबीसी भी रहेगी, डब्ल्यूबीसी भी रहेगी, प्लेटलेट्स भी रहेगी, लेकिन इसकी दोस्त कौन बनेगी? CD4 सेल। ओके, नेक्स्ट आगे जब अपन बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा आप, ये अपना वायरस है एचआईवी वायरस। इसके अगर अपन बात करते हैं आगे, चलो नेक्स्ट, यहां पर ये CD4 काउंट है। ओके, CD4 सेल्स है, सॉरी। ओके, CD4 सेल्स पे ये कैसे अटैक करता है, कैसे फ्यूजन करता है, कैसे अटैचमेंट इसका होता है, वो अपन यहां पर देखेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, इस स्ट्रक्चर पर आप
यहां पर कंसंट्रेट करिएगा, ये अपने एक CD4 जो सेल है उसके रिसेप्टर्स है। रिसेप्टर्स यहां पर आप देखेंगे जो CCR5 है, ओके, CCR5, हाँ, ये जो है वो अपनी कौन सी है, CCR5। ये जो सेल है वो CCR5, वो रिसेप्टर जो है वो कौन सा रिसेप्टर रहेगा अपना, CCR5, ओके। और ये जो रिसेप्टर आप देख पा रहे हैं ये कौन सा रिसेप्टर रहेगा, CXCR4। ये रिसेप्टर किसके हैं, अपनी CD4 सेल्स के। इनको पहचानने का काम किसका रहेगा, इनको पहचानने का काम अपनी जो सेल है ग्लाइकोप्रोटीन, ओके। तो यहां पर इनकी पहचान कौन करेगा, इनकी पहचान करेगा ग्लाइकोप्रोटीन 120, ओके। तो जैसे ही जो अपने HIV वायरस है, HIV वायरस पे अपन देख पा रहे हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ओके। ग्लाइकोप्रोटीन 120 जो आप देख पा रहे हैं, लुक एट दिस, यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये है ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये जो आप लटकती हुई चेन देख रहे हैं ये है ग्लाइकोप्रोटीन 41, ओके। ये इससे अटैच रहती है। बाद में जब इसका आइडेंटिफिकेशन हो जाता है सेल का, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन 41 क्या हो जाती है, अनफोल्ड हो जाती है पेनिट्रेशन के लिए। आगे अपन देखेंगे कि कैसे ये पेनिट्रेट होती है और कैसे क्या होता है। देखो यहां पर ये जो सेल आप देख पा रहे हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, और ये वाली जो चेन आप देख पा रहे हैं वो 41 है, ग्लाइकोप्रोटीन 41, ओके। समझे कि नहीं समझे। चलो नेक्स्ट आगे क्या है अपना, अटैचमेंट वाला। जैसे ही देखो यहां पर ये आइडेंटिफाई कर रही है इसको, ओके। जैसे ही इसको पता चला कि यहां पर इसके रिसेप्टर पहचान में आ गए हैं, तो जो 120 है ग्लाइकोप्रोटीन, इसने पहचान कर ली किसकी, CD4 सेल्स के रिसेप्टर्स की। तो यहां पर इनकी दोस्ती स्टार्ट हो गई है। और जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ और पता चला किसको, यहां पर पता चलेगा किसको, जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो क्या हो जाएगी, यहां पर इसके बाद में अनफोल्ड हो जाएगी। अब देखो ये यहां से अलग हो जाएगी, ये यहां से अनफोल्ड हो जाएगी। अनफोल्ड क्यों हो रही है, इसके अंदर पेनिट्रेट करने के लिए। मतलब यहां पर जैसे ही ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके, ध्यान दीजिएगा, ये जो ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो क्या करेगी, पहले अनफोल्ड होगी। अनफोल्ड होने के बाद में ये इसमें पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेट करने के बाद में यहां पर इस पूरे प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर क्या हो गया है, इसका फ्यूजन हो गया है। समझे कि नहीं समझे। चलो नेक्स्ट जब आगे अपन बात करते हैं, इसके बाद में पेनिट्रेशन हो गया, फ्यूजन यहां पर कंप्लीट हो गया है। फ्यूजन होने के बाद में अपन समझेंगे कि धीरे धीरे ये जो HIV वायरस है धीरे धीरे CD4 सेल्स के अंदर मर्ज होता जाता है। मैंने क्या बोला था आपको, दोनों सेल्स जो होती है आपस में मर्ज हो जाती है, ओके। मर्ज होने के बाद में यहां पर आप देखेंगे ये जो RNA वायरस है, थोड़ा सा बैक करिएगा 2 सेकेंड, ओके। यहां पर जो आप देख पा रहे हैं, ये देखिएगा यहां पर जो स्टॉप, हाँ, यहां पर जो आप देख पा रहे हैं RNA, ये RNA वायरस है, ओके। दोनों इसके स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं, दोनों स्ट्रैंड है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं तीनों एंजाइम साथ में देख पा रहे हैं इसके, ओके। तीनों एंजाइम आपने साथ में देखे, देखो यहां पर तीनों एंजाइम इसके साथ में रहते हैं। ये रहा अपना कौन सा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ओके। सबसे पहले काम में आएगा, सबसे पहला काम इसका है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दूसरा अपना ये रहा कौन सा, इंटीग्रेज एंजाइम, ओके। नेक्स्ट नंबर तीसरा जो अपना एंजाइम है वो कौन सा रहेगा, यहां पर प्रोटीएज एंजाइम। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की, ओके। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है वो अपने RNA को DNA में चेंज करने का काम करवाता है, ओके। लेट्स सी, धीरे धीरे अपन बात करते हैं। यहां पर देखिएगा ये RNA का स्ट्रैंड चल रहा है और आके यहां पर न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके देखो यहां पर एक चेन चल रही है किसकी, RNA की। और ओके, ये जो स्ट्रैंड है अपना अलग होगा, दूसरे स्ट्रैंड से मिलेगा
और दूसरे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के अब क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। ओके, क्या बना रहा है, डीएनए बना रहा है। और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अपना बनकर के तैयार है। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनकर के अपना यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या हो रहा है, इसको एक्टिवेट किया जा रहा है। एक्टिवेट करने के लिए कौन काम में आएगा, इंटीग्रेज एंजाइम काम में आएगा। तो दूसरा इंटीग्रेज एंजाइम देखो यहां पर इसकी साइड्स को यहां से कट करेगा, दोनों साइड से। ओके, देखो कट करवाइए, यहां पर देखो इस तरीके से ये कट हो गया। ओके, इस तरीके से कट हुआ। नेक्स्ट फॉरवर्ड, हाँ, इस एक साइड से कट हो गया, दूसरी साइड से कट हो गया, दोनों साइड से कट हो गया, इसका मतलब डीएनए एक्टिवेट हो गया। ओके, नेक्स्ट आगे क्या होगा, दोनों एंजाइम अपने काम में आ गए हैं। यहां पर क्या होगा, ये जो डीएनए की साइट है अपने न्यूक्लिक एसिड की साइड से जाके जुड़ जाएगी और अपना काम करने लग जाएगी। मतलब यहां पर जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो बनकर के तैयार हो गया और बाद में क्या होगा, दोनों को अलग कर दिया जाएगा। किसकी सहायता से, अपना तीसरा एंजाइम, कौन सा, प्रोटीएज एंजाइम। ओके, प्रोटीएज एंजाइम इनको अलग करता है, मतलब कि आरएनए बनाता है और प्रोटीन के लंबे लंबे चेन बनाता है। देखो यहां पर ये, ओके, यहां पर ये जो चेन बन रही है, ये चेन किसकी बन रही है, ये प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से बनाई गई प्रोटीन की लंबी लंबी चेन है। ओके, ये प्रोटीन की लार्ज चेन है। ओके, अब अपना काम क्या रहेगा, यहां पर देखो अलग से आरएनए बन रहा है, ये अपना अलग से आरएनए बन रहा है और इसको कट किया जा रहा है किसकी सहायता से, इसको यहां पर प्रोटीएज एंजाइम की सहायता से कट किया जा रहा है और साथ के साथ में आरएनए को अलग किया जा रहा है, प्रोटीन के लंबे चेन को अलग किया जा रहा है। यहां पर आगे अपन देखेंगे क्या, जो लंबे लंबे चेन है, ओके, लंबे लंबे चेन को अब यहां पर ये अपना तीसरा एंजाइम आता है। जो तीसरा एंजाइम क्या करता है, जो लंबे चेन बने हुए हैं प्रोटीन के, इन प्रोटीन के लंबे चेन को क्या करेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेगा और नए वायरस का निर्माण होगा। ओके, क्लियर है। यहां पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है, अपना लाइफ साइकिल चलाता रहता है, वायरल लोड बढ़ता जाता है। वायरल लोड बढ़ने के साथ साथ में अपना जो CD4 काउंट है, एक समय ऐसा आएगा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर ये जो पूरा का पूरा जो वायरस है वो अपना काम करके सेल से बाहर निकल जाता है। मतलब CD4 सेल्स के अंतर्गत पूरा काम किया और फिर बाहर पूरा का पूरा एक नया वायरस बन करके बाहर निकल रहा है। ओके, और ये सारी की सारी सेल्स के अंतर्गत मिल जाता है। अब यहां पर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर आप देख पाएंगे कि ये जो अपनी सेल्स है, ओके, ये अपनी जो सेल है जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये आपकी CD4 सेल है, जो किसकी प्यारी है, HIV वायरस की प्यारी है। आप देखेंगे कि CD4 काउंट तो कम दिख रहा है और रेड कलर में आप RBC देख पा रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं, जो वायरस है, ओके, बाहर बन करके क्या नया वायरस आ रहा है, HIV वायरस का निर्माण हो रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका जो लोड है, वायरल लोड इतना बढ़ जाएगा कि CD4 काउंट को इतना कम कर देगा, 200 से कम कर देगा और पर्सन क्या कहलाएगा, HIV एड्स पॉजिटिव कहलाएगा। ओके, क्लियर है। तो इस वीडियो के माध्यम से आई थिंक आपको पूरा का पूरा जो लाइफ साइकिल ऑफ HIV है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें अपन मेन 5 स्टेजेस यहां पर डिस्कस करते हैं। पहला जो होता है अपना अटैचमेंट होता है, दूसरा जो होता है अपना फ्यूजन होता है, तीसरा अपना कौन सा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो क्या करता है, आरएनए को डीएनए में चेंज करता है, और चौथा नंबर का जो होता है इंटीग्रेज एंजाइम, जो होता है वो डीएनए को एक्टिवेट करने का काम करता है, और अगला और लास्ट वाला जो प्रोटीएज एंजाइम जो होता है वो बड़े बड़े लंबी चेन जो प्रोटीन की होती है उनको छोटी छोटी चेन में यहाँ पर डिवाइड करता है और एक नए वायरस का निर्माण करने में हेल्प करता है। ओके, इस तरीके से आई होप आपको पूरा का पूरा लाइफ साइकिल समझ में आ गया होगा। एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस अपन ने देखी। पहली अटैचमेंट, कैसे अटैचमेंट हो रहा था वो अपन ने देखा। फ्यूजन कैसे हो रहा था, जो अपनी ग्लाइकोप्रोटीन 41 है वो अनफोल्ड होकर के CD4 में पेनिट्रेट हो रही थी। तीसरा अपन ने देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है आरएनए को डीएनए में चेंज करवाता है। इंटीग्रेज जो अपन ने देखा वो न्यूक्लियस के अंतर्गत क्या करता है, यहां पर उसको एक्टिवेट करवाने का काम करता है। प्रोटीएज जो अपन ने देखा वो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है।
ओके, क्या आपको समझ में आया? मुझे तो भाई समझ में आया, आप बताओ, आप अपनी कहें भाई। ये जो अपनी क्लास है वो अपनी अनलॉक रहेगी, आप कभी भी किसी भी टाइम पर कितनी भी बार भी देख सकते हैं। डेमो क्लासेज जो अपनी रहेगी उस सेक्शन में जाकर के आप इसको देख सकते हैं कितने टाइम पर भी। इस सेशन को अपने को यहीं पर समाप्त करना पड़ रहा है। ओके, अपनी जो HIV वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो MCQs बनते हैं वो अपन रेगुलर क्लासेस में, अपनी जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी उनमें अपन उनको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज होती है ये अपनी कम्युनिटी के बेस से। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार आप इस वीडियो को देखें, समझे, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है।